हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 15 के बारे में। और हिंदी की ये टेस्ट सीरीज हमारी हिंदी पोस्टमार्टम क्लासेस के नाम से जानी जाती है, जिसमें हमने अभी तक दोस्तों 14 पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया हुआ है। और आज हम बात करेंगे अपने 15वें पार्ट के बारे में, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों। अगर आपने इससे पहले के 14 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन पार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा। आपको एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन इसी प्रकार के या इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित मिल जाएंगे। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ वो आपको विशेषतः लिख लेना है और एग्जाम टाइम पे जाते टाइम एक बार रिवाइज करके जरूर जाना है। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारी उत्तराखंड की भी पोस्टमार्टम क्लासेस चलती है, जिसमें हमने 73 पार्ट तक कर लिया हुआ है, तो आप उन क्लासेस को भी देख लीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों को पता है जैसा कि अक्टूबर नवंबर माह में आप लोगों के एग्जाम्स होने हैं, कनिष्ठ सहायक 746 पदों का, वीडियो वीपीडीओ सहित 854 पदों का, और सचिवालय सुरक्षा कर्मी का, जिसको देखते हुए हमने अपनी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक पर दोस्तों प्रैक्टिस सेट का बैच शुरू किया हुआ है। एक तो उसमें उत्तराखंड का दोस्तों टॉपिक वाइज बैच शुरू किया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के क्वेश्चन है, और कंप्लीट उत्तराखंड ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आपको इस प्रैक्टिस सेट के कोर्स में मिल जाएगी। और दूसरा जो कोर्स हमने अभी हाल ही में 25 अगस्त से शुरू किया है दोस्तों, जो कि यूके ट्रिपल एससी पैटर्न पर जो 100 मार्क्स का आपका पेपर आता है, 40 की उत्तराखंड, 20 की हिंदी, 10 की रीजनिंग, 30 नंबर का जीके जीएस वाला, उसके हिसाब से तैयार किया गया है। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और प्रैक्टिस को एक अच्छा, अपनी तैयारी को अच्छा आयाम देना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस सेट्स के बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहां से जरूर दोस्तों एग्जाम में बहुत सी हेल्प मिलने वाली है। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको ये पोस्टमार्टम क्लासेस में कराता हूं दोस्तों, ये सभी जो क्वेश्चंस है ये हमारे टेस्ट सीरीज में आप लोगों को मिल जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों के साथ में जरूर करें, ठीक है। पहला आज का हमारा प्रश्न है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर कबीरदास, कालिदास, तुलसीदास या फिर केशवदास। तो बहुत सरल सा प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो कालिदास जी को दोस्तों भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों, कालिदास के बारे में, कालिदास जी के प्रमुख नाटकों के बारे में। तो कालिदास के प्रमुख नाटक है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, क्या? माल विकाग्निमित्रम। माल विकाग्निमित्रम यानी कि मालविका और अग्निमित्र का मिक्सअप, ये माल विकाग्निमित्रम एक नाटक है इनका। अगला है विक्रमोर्वशीयम, विक्रम और उर्वशी के का नाटक है विक्रमोर्वशीयम, ठीक है। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना आप लोगों को पता ही होगी दोस्तों, किसने करी थी? कालिदास जी के द्वारा की गई थी। अगला है मालविकाग्निमित्रम, ये कालिदास की प्रथम रचना है जिसमें राजा अग्निमित्र की कहानी उल्लेखित है। तो कालिदास की पहली रचना कौन सी है? मालविकाग्निमित्रम है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र के बारे में बताया गया है। अग्निमित्र एक निर्वासित नौकर की बेटी मालविका के चित्र के प्रेम करने लगता है, वही कहानी, अग्निमित्र की कहानी इसमें मालविका अग्निमित्र में बताई गई है। विक्रमोर्वशी विक्रम और उर्वशी की है। और अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है दोस्तों? कालिदास की ही रचना है, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में ही दोस्तों दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी के रूप में बताया गया है। और ये अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ हुई दोस्तों? उत्तराखंड में कन्वाश्रम में माली नदी के किनारे कालिदास जी के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की गई थी। कन्वाश्रम, कण्व नगरी, जो कि हमारा कोटद्वार के पास में ही स्थित है। कोटद्वार का नाम भी दोस्तों आप चेंज करके कण्व नगर कर दिया गया है, तो इसी कण्वाश्रम के कारण किया गया है, जो कि प्राचीन काल में प्रसिद्ध विद्यापीठ या केंद्र के रूप में जाना जाता था। और कालिदास ने इसी के किनारे अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करी थी, माली नदी के तट पर। याद रखना दोस्तों, आपको इतने सारे पॉइंट किससे है? कालिदास से संबंधित है। मेघदूतम किसकी रचना है? मेघदूतम भी दोस्तों हमारी कालिदास जी की ही रचना है, इसी कारण इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी की कुल उपभाषाएं एवं बोलियां हैं। कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां हैं हिंदी की? यह प्रश्न एग्जैक्टली आपसे पूछना चाह रहा है। 17 बोलियां, 4 उपभाषाएं, 5 उपभाषाएं या 17 बोलियां, 5 उपभाषाएं, 18 बोलियां, या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं एवं 18 बोलियां। कितनी? 5 उपभाषाएं हैं दोस्तों, और बोलियां कितनी हैं? 18 बोलियां हैं। अब ये 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, या हिंदी की समस्त बोलियों को, एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी की समस्त बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 5 वर्गों में बांटा गया है, इसी कारण इसे हम कहते हैं 5 उपभाषाएं हैं। अब ये 5 उपभाषाएं कौन कौन सी है? राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। और राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत हमारी इन सभी 5 उपभाषाओं के अंतर्गत हमारी कितनी बोलियां आती हैं दोस्तों? 18 बोलियां आती हैं। और ये 18 के 18 बोलियां मैं आपको बता चुका हूं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कि आपको याद कैसे करनी है। इससे पहले की पोस्टमार्टम क्लासेज आप हिंदी वाली देख लीजिएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, जो हमारी राजस्थानी उपभाषा है इसके तहत कितनी बोलियां हैं? इसके तहत दोस्तों 4 उपबोलियां हैं। इसी के साथ साथ पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी उपबोलियां हैं? 5 उपबोलियां हैं, ठीक है, मतलब 5 बोलियां हैं।
इसी के साथ-साथ दोस्तों पूर्वी हिंदी के अंदर कितनी बोलियाँ हैं? 3 बोलियाँ हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियाँ हैं? 3 बोलियाँ हैं और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत भी हमारी 3 बोलियाँ हैं। कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली कौन-सी हिंदी के अंतर्गत आती है या कौन-सी उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती है। ये पॉइंट भी आप लोगों को ज़रूर नोट डाउन करना है। तो यहाँ से अब आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, लिख के ले लो। बोली, भाषा, उपभाषा, ये जो 5 उपभाषाएँ हैं और 18 बोलियाँ हैं, एक प्रश्न एग्ज़ाम में यहाँ से हमेशा आता है। तो ये पॉइंट आप 1 नंबर इतना सा पढ़ के बस अपना क्लियर कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राज्य विधानसभा में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी होगी। इसका उल्लेख, इसका ज़िक्र किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया? मतलब ये किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है कि राज्य अनुच्छेद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी होगी, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? आर्टिकल 210, आर्टिकल 120, आर्टिकल 343 या आर्टिकल 349? अब देखिए दोस्तों प्रश्न पढ़िए, क्या लिखा गया है? राज्य विधानसभा में प्रयोग होने वाली भाषा हिंदी होगी। ये हमारा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है आर्टिकल 210। अनुच्छेद 210 में दोस्तों कहा गया है कि राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में हमारा बताया गया है कि राज्य विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी? हमारी हिंदी होगी, ठीक है? और हिंदी के साथ-साथ यहाँ पे अंग्रेजी में भी काम किया जा सकता है या फिर कोई क्षेत्रीय भाषा में भी कार्य किया जा सकता है, ठीक है? अगर हम बात करें उत्तराखंड राज्य की राज्य भाषा कौन-सी है दोस्तों? हिंदी है। उत्तराखंड की दूसरी भाषा कौन-सी है? तो वो है संस्कृत, जिसे जनवरी 2010 में उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो दूसरी राजभाषा कौन-सी है? संस्कृत है। और आर्टिकल 210 में राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है कि राज्य अपने कार्य-काज को करने के लिए राजभाषा या राजभाषाओं में हिंदी या अंग्रेजी या फिर विधान सभा का जो हमारा क्षेत्रीय या मातृभाषा रहेगी विधानसभा की या उस क्षेत्र की, तो उसमें भी हमारा विधानमंडल या विधानसभा में वो भाषा को प्रयोग किया जा सकता है। ये पॉइंट आपको नोट करना है। अब दोस्तों कुछ आर्टिकल हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हमारे देश की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये बताया गया आर्टिकल 343 में। ये तो राजभाषा हिंदी, देश की या भारत की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 343 के ए में दोस्तों ये बताया गया है। आप सभी लोगों को पता है कि भारतीय संविधान का भाग 17 हमें राजभाषा के बारे में बताया है और भाग 17 में आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक हम राजभाषा के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें जो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 343, उसी में कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। राज्य विधानसभा में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में आर्टिकल 210 में बताया गया है। एक और क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आर्टिकल 120 जो कि इंपोर्टेंट है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो आर्टिकल 120 में बताया गया है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है। अगला जो यहाँ पे आर्टिकल 349 दोस्तों आपको दिया गया है, यह भाषा से संबंधित कुछ विधियां या अनियमित क्षेत्र की विशेष प्रक्रिया के संबंध में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की भाषा के अंतर्गत हमारा बताया जाता है। तो इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। राज्य विधानसभा पूछेगा तो 210 याद रखना है, संसद पूछेगा तो 120 याद रखना है, भारत के संदर्भ में पूछेगा तो आर्टिकल 343 याद रखना है, भाग 17 याद रखना है, राजभाषा याद रखना है 343 से 351 याद रखना है। इसी के बारे में राजभाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो 343 से 351 के बीच के और 120 और 210 ये हमारे की पॉइंट्स हैं जो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। राजभाषा क्या होती है? राजकाज की भाषा या देश के राजकीय कार्यों की भाषा, वो हमारी राजभाषा कहलाती है। हमारी राष्ट्रभाषा है दोस्तों कोई नहीं, हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी राजभाषा है। और हिंदी को हमारी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? संवैधानिक रूप से। तो ये प्रश्न आप सभी लोगों को आना चाहिए दोस्तों। 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। इसी कारण 14 सितंबर को दोस्तों राष्ट्रीय हिंदू दिवस मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय हिंदू दिवस, सॉरी राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब देखिए आर्टिकल 120 में क्या दिया गया है? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी होगी। और आर्टिकल 347 में बताया गया कि संघ राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग आने वाली अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ये हमारा आर्टिकल 347 में कहा गया है। देखिए दोस्तों एक प्रश्न था, आप लोग खुद सोचिए कि एक प्रश्न था और हमने कितने प्रश्न बनाए। अगर कोई नोट कर रहा होगा ना, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, जो भी बंदा, ये जो अभी 15 ही पार्ट हुए हैं हिंदी के और अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस आप लोगों की जेब में है। 50% सिलेबस। मैं टॉपिक वाइज दोस्तों क्वेश्चन आपको इसलिए नहीं कराता हूँ, अगर मैं आपको सपोज टॉपिक पढ़ाता, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, वहाँ पे क्या होता है कि मैं आपको सब कुछ पढ़ाता, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो-जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहे हैं ना, वो पढ़ा दे रहा हूँ। वो टॉपिक तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एग्जाम में जाने से पहले ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जितनी भी वीडियो हैं, एक बार रिवाइज़ करके ज़रूर जाएँ और फ़ायदा नहीं होगा तो फिर आप मुझसे बोलिएगा, ज़रूर फ़ायदा होगा आपको दोस्तों, ठीक है? अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से औपचारिक पत्र नहीं है, कौन-सा औपचारिक पत्र नहीं है? सरकारी पत्र, प्रार्थना पत्र, अर्ध सरकारी पत्र या कार्यालय आदेश? अब दोस्तों पत्र क्या होता है, कैसा होता है, ये तो मैंने आपको कितनी बार बता दिया और आप सब लोगों को पता भी होगा। क्या?
एक प्रकार का लिखित माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचारों को या संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। पत्र मुख्यतः हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। तो प्रश्न यह पूछा गया है, निम्न में से औपचारिक पत्र नहीं है, नहीं है यानी कि कौन सा पत्र होगा, अनौपचारिक पत्र होगा। या हम इस प्रश्न को ऐसे भी बना सकते थे, निम्न में से कौन सा अनौपचारिक पत्र है, सरकारी पत्र, प्रार्थना पत्र, अर्ध सरकारी पत्र या कार्यालय आदेश। अब मैं थोड़ा सा आपको फिर से बता देता हूँ सरकारी मतलब औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के बारे में। दोस्तों, औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो ऐसे लोगों को लिखा जाता है जिससे हम व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं होते हैं, या फिर हमारे उनसे संबंध सिर्फ और सिर्फ औपचारिक होते हैं, भाई बाह्य संबंध होते हैं। हम अपना काम निकालने के लिए जिसको जो पत्र लिखते हैं वो हमारे होते हैं क्या, औपचारिक पत्र। व्यक्तिगत रूप से हम जब किसी को नहीं जानते हैं तो उसको जो पत्र लिखते हैं वो हमारा क्या होता है, औपचारिक पत्र होता है। जबकि अनौपचारिक पत्र क्या होता है दोस्तों, वे पत्र या ऐसे पत्र जो व्यक्तिगत रूप से परिचित होते हैं या सगे संबंधी होते हैं, हमारा भाई, रिश्तेदार, मित्र, परिजन, इन सब लोगों को जो पत्र लिखे जाते हैं उसे बोलते हैं क्या, अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं होते हैं, और अनौपचारिक पत्र में क्या होता है, हम उससे व्यक्तिगत रूप से परिचित है, या तो हमारा भाई होगा या मित्र होगा या रिश्तेदार होगा या परिचित होगा, या सुख के संदर्भ में कोई पत्र लिखेंगे, उत्साह के संदर्भ में, बधाई के संदर्भ में, शुभकामना के संदर्भ में जो पत्र लिखते हैं उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो औपचारिक पत्र ऐसे पत्र होते हैं जो कि सरकारी कामकाज से संबंधित पत्र होते हैं। याद रखना आपको, औपचारिक पत्र के अगर हम प्रकारों की बात करें तो समस्त सरकारी पत्र हमारे क्या होते हैं, औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, एक को छोड़कर। और वो एक पत्र कौन सा है दोस्तों, हमारा अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र कौन सा है, अनौपचारिक पत्र है। इसी कारण निम्न में से कौन सा औपचारिक पत्र नहीं है पूछा गया है, तो अर्ध सरकारी पत्र दोस्तों हमारा अनौपचारिक पत्र है, औपचारिक पत्र नहीं है। अर्ध सरकारी पत्र दोस्तों होने को ये सरकारी पत्र का ही एक प्रकार है, लेकिन अर्ध सरकारी पत्र एक विभाग के कर्मचारी के द्वारा दूसरे विभाग के कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से लिखा जाने वाला पत्र है। इसी कारण इस पत्र को हम औपचारिक पत्र ना कह के अनौपचारिक पत्र कहते हैं। जबकि सरकारी पत्र, सरकार के कामकाज से संबंधित जो पत्र होता है सरकारी पत्र, वो क्या है, हमारा औपचारिक पत्र है। प्रार्थना पत्र, जो हम प्रार्थना करते हैं, सेवा में श्रीमान प्रिंसिपल प्रधानाचार्य महोदय 2 दिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण छुट्टी दी जाए, बहुत लोगों ने एप्लीकेशन लिखी होगी, ये भी क्या है आपका औपचारिक पत्र है। ठीक है, क्योंकि आप इसमें प्रधानाचार्य को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं, आप प्रधानाचार्य को जानते हैं लेकिन प्रधानाचार्य पूरे स्कूल के बच्चों को नहीं जान सकता है, इसी कारण ये आप एप्लीकेशन लिखते हैं। ठीक है, कार्यालय आदेश, कार्यालय के द्वारा जो भी आदेश जारी किए जाते हैं, जो व्यक्तिगत रूप से जानने वालों के लिए नहीं किए जाते, पूरे समस्त लोगों के लिए किए जाते हैं, तो ये भी क्या होगा, हमारा औपचारिक पत्र होगा। तो औपचारिक पत्र नहीं है पूछा गया है, तो अर्ध सरकारी पत्र आपका औपचारिक पत्र नहीं होगा। अर्ध सरकारी पत्र हमारा क्या है, अनौपचारिक पत्र है। और अनौपचारिक पत्र में कौन-कौन से पत्र आते हैं दोस्तों, आपको याद होना चाहिए। व्यक्तिगत पत्र, पारिवारिक पत्र, संबंधी पत्र, दोस्त को मित्र, दोस्त को पत्र, गर्लफ्रेंड को पत्र, परिचित को पत्र। आप लोगों ने लव लेटर लिखे होंगे ना, वो लव लेटर जो देते थे आप क्लास में, छोटी क्लासों में, 9, 10, 11, 12 कॉलेज में दिया होगा बहुत सारे लोगों ने। तो वो क्या होता है, हमारा अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि आप उसे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। याद रखना दोस्तों ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अनौपचारिक पत्र या औपचारिक पत्र नहीं है पूछा गया, तो अनौपचारिक पत्र उन लोगों के बीच में लिखे जाते हैं जो या तो व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं होते या जिनके मध्य संबंध काफी औपचारिक से होते हैं। औपचारिक पत्र के प्रकार प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र, व्यावसायिक पत्र, व्यापारिक पत्र, ये हमारे औपचारिक पत्र हैं। जबकि अनौपचारिक पत्र में क्या होता है, हम व्यक्तिगत रूप से परिचित को वह पत्र लिखते हैं। तो अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, हमारा अनौपचारिक पत्र है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। फूलों का सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में कौन सा अलंकार है। तो देखिए दोस्तों प्रश्न अच्छा है। फूलों का सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में अलंकार हो जाएगा आपका दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, याद रखना आपको पॉइंट भी, कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आप थोड़ा सा उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा हम पढ़ लेते हैं। जहां जहां उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती है, जहां पे उपमेय में उपमान के होने की संभावना या कल्पना की जाती है, वहां पे हमारा दोस्तों क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार को जानने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है, जनु, मनु, इव, मानो, मनो, मनहु आदि। यानी कि मनो, मानो, मनहु, जानू, जनुहु, जानियो, जनो आदि शब्द अगर किसी अलंकार में आते हैं तो वहां पर अधिकतम चांसेज ये हो जाते हैं कि वो हमारा क्या होगा दोस्तों, अर्थालंकार होगा। और अर्थालंकार के अंतर्गत हमारा कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अलंकार मुख्यतः दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, आपको पता ही होगा। एक होता है हमारा शब्दालंकार और दूसरा क्या होता है, अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार जहाँ पे शब्द के माध्यम से काव्य की विशेषता बताई जाती है वो हमारा शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार क्या होता है, जहाँ पे अर्थ के माध्यम से काव्य की विशेषता बताई जाती है वो हमारा क्या होता है, अर्थालंकार
होता है। और अर्थालंकार का एक प्रकार होता है दोस्तों हमारा क्या, उत्प्रेक्षा अलंकार। अलंकार क्या होता है आप लोगों को पता है, अलंकार का अर्थ क्या होता है, आभूषण। आभूषण, जैसे हम आभूषण पहन के अपनी सुंदरता बढ़ाते हैं ना, उसी प्रकार दोस्तों काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए उसमें अलंकारों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया। और इन दो प्रकारों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अलंकार होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी फिक्स नहीं है कि शब्द अलंकार कितने प्रकार का होता है और अर्थालंकार कितने प्रकार का होता है, क्योंकि अभी भी अलंकारों के बारे में हिंदी जो हमारे साहित्यकार हैं या गद्यकार हैं या हिंदी जो लेखक हैं, वो ये कहते हैं कि अलंकार अभी भी आगे निर्मित होते रहेंगे, ठीक है। तो अलंकारों के बारे में ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है कि कितने अलंकार होंगे और क्या होंगे, लेकिन जो जो भी इंपोर्टेंट अलंकार होते हैं जो हमारे पोर्शन में पूछे जाते हैं, आप लोग को बताया, वो हमारे लिमिटेड ही अलंकार होते हैं। तो आभूषण है, जिस प्रकार स्त्री अपने आभूषण पहन के अपनी सुंदरता बनाती है, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। और अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक के रूप में आचार्य दंडी को जाना जाता है। आचार्य दंडी जो थे उसके संप्रदाय के प्रतिष्ठापक माने जाते हैं। शब्दालंकार होता है हमारा शब्द के आधार पर अलंकार, या हम कह सकते हैं कि शब्द के आधार पर जब काव्य की विशेषता बताई जाती है तो शब्दालंकार, अर्थ के आधार पर बताई जाती है अर्थालंकार। ये आपको याद रखना है। शब्दालंकार के अंतर्गत हमारे अलग अलग प्रकार होते हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत हमारा एक प्रकार होता है दोस्तों, कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसी के साथ साथ रूपक, उपमा और उल्लेख अलंकार, अलग अलग प्रकार के अन्योक्ति अलंकार, वो हमारे अर्थालंकार के अंतर्गत ही आते हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या, उपमेय उपमान के होने की संभावना होती है, और मानो मनहु जानो जनहु इनका प्रयोग होता है। और फूले का सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट कराई, प्रकट बुढ़ाई में अलंकार हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कोई भी प्रश्न उठा लीजिए, यूके ट्रिपल एससी का या यूकेपीएससी का, वर्तनी से एक प्रश्न जरूर मिलेगा। तो अशुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी, उज्ज्वल, तिथि, परिणति या साधु। देखिए उज्ज्वल ऐसे ही लिखा जाता है दोस्तों, ठीक है। उज्ज्वल ऐसे नहीं लिखा जाता है कभी भी, ऐसे कभी भी नहीं लिखा जाता, ये सही है उज्ज्वल। तिथि भी ऐसे ही लिखी जाती है, तिथि कभी ऐसे नहीं लिखी जाती, ऐसे नहीं लिखी जाती, गलत है। परिणति, परिणति भी हमेशा दोस्तों छोटी री की मात्रा और छोटी ई की मात्रा होती है इसमें। देखिए परिणति, परिणति ऐसे ही होता है, ये नहीं होता कि बड़ी। तो कौन सा अशुद्ध है, तो अशुद्ध है उसका साधु। साधु में बड़ा ऊ नहीं आता, साधु में ऐसे साधु आता है, छोटा ऊ आता है, क्या, छोटा ऊ आता है, साधु। तो कौन सा हमारा वर्तनी अशुद्ध है दोस्तों, साधु अशुद्ध है, तो ये हो जाएगा साधु। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उ उ ओ औ, ये किस प्रकार के स्वर हैं, आप लोग, अ आ इ उ री ए ऐ ओ औ अंक अह। तो उ ओ औ किस प्रकार के स्वर हैं, अवृतमुखी स्वर, अनुनासिक स्वर, निम्ननासिक स्वर या फिर वृत्तमुखी स्वर। देखिए उ ओ औ, बोलो, आपका मुंह क्या हो जा रहा है, गोल हो जा रहा है, आपके होंठ क्या हो जा रहे हैं, गोल हो जा रहे हैं, या आपके होंठ जो हैं वो वृत्तमुखी कक्षा या फिर गोलाकार अवस्था में आ जा रहे हैं। इसी कारण उ ओ औ में कौन सा स्वर है दोस्तों, हमारा वृत्तमुखी स्वर है। अगर हम बात करें होंठों की स्थिति के आधार पर, या होंठों को हम ओंठ भी बोलते हैं, ओंठों की स्थिति के आधार पर हमारे स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवृतमुखी स्वर और दूसरा होता है वृत्तमुखी स्वर। अवृतमुखी स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होंठ गोलाकार अवस्था में नहीं आते हैं वह अवृतमुखी स्वर होते हैं, और जिस स्वरों के उच्चारण में हमारे होंठ गोलाकार अवस्था में आ जाते हैं वो वृत्तमुखी स्वर होते हैं। तो उ ओ औ स्वर क्या है, हमारे वृत्तमुखी स्वर है। इसके अलावा जो स्वर हमारे बच गए, अ आ ई ए ऐ री, ये हमारे क्या होते हैं, अवृतमुखी स्वरों के अंतर्गत आते हैं। अब स्वर दोस्तों आप लोगों को पता होगा, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ण हमारे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या के बारे में बात करें तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 11। और लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 13 होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना। अ आ इ उ री ए ऐ ओ औ अंक अह। अब यहीं से थोड़ा सा वर्गीकरण कर लेते हैं, स्वरों का वर्गीकरण। अगर हम कहें मात्रा या फिर उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को कितने प्रकार से बांटा गया है, 3 प्रकार से। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को 3 प्रकार से बांटा जाता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को कितने प्रकार से बांटा गया, 3 प्रकार से, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मुख द्वार या मुख विवर खुलने के आधार पर स्वरों को कितने प्रकार से बांटा जाता है, 4 प्रकार से, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, अर्धसमृत स्वर और समृत स्वर। होंठों की स्थिति के आधार पर स्वरों को 2 प्रकार से बांटा जाता है, अवृतमुखी स्वर और वृत्तमुखी स्वर। और वहीं दोस्तों हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर को हमारे 2 प्रकार से बांटा जाता है, एक होता है निर्नुनासिक स्वर और दूसरा होता है क्या, अनुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर क्या होते हैं, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण केवल मुंह से होता है, निर्नुनासिक स्वर होते हैं। और ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह के साथ साथ हमारे नाक से भी हवा निकलती है, वो हमारे क्या होते हैं, अनुनासिक स्वर होते हैं। फिर घोषत्व के आधार पर 2 प्रकार के हमारे स्वर हो जाते हैं, सघोष स्वर और अघोष स्वर। प्राण के आधार पर हमारे 2 प्रकार के स्वर हो जाते हैं, अल्प प्राण स्वर और महाप्राण स्वर। ये था दोस्तों स्वरों का क्लासिफिकेशन, जो कि इंपोर्टेंट है। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से सुमेलित नहीं है, ठीक है। सुमेलित कौन सा नहीं है पूछा गया आपसे। बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा वाचाल, ये तो बिल्कुल सही है। विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, ये भी बिल्कुल सही है। ग्रस्त का विलोम दोस्तों मुक्त होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही नहीं है,
तो सींग शब्द का तत्सम दोस्तों सही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सींग शब्द का तत्सम श्रृंगी ना होकर क्या होता है, श्रृंग होता है। श्रृंग क्या होता है, श्रृंग होता है, श्रृंग। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पारस्परिक संबंध के लिए अंतरजाल या अन्य माध्यमों द्वारा निर्मित आभासी समूह जो व्यक्तियों और समुदायों के साज्ञा या सहभागी बनने का माध्यम है, क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों कितना अच्छा प्रश्न है, और लैंग्वेज देखिए कितनी उत्कृष्ट हिंदी वाली लैंग्वेज यूज की गई है। पारस्परिक संबंध के लिए अंतरजाल, अंतरजाल यानी कि इंटरनेट, या अन्य माध्यमों, इंटरनेट के साथ साथ अन्य माध्यमों द्वारा निर्मित आभासी समूह जो व्यक्तियों और समुदायों के साझा, साझा यानी कि आपस में बातचीत और सहभागी एक दूसरे से जोड़ने का माध्यम है, क्या कहलाता है? कंप्यूटिंग, टेलीविजन, सोशल मीडिया या सभी? तो ये कहलाता है दोस्तों हमारा क्या, सोशल मीडिया। इंटरनेट का प्रयोग करके आप साझा करते हैं, तो एक दूसरे लोगों के साथ मिलते हैं। सोशल मीडिया क्या है दोस्तों? फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सब कुछ जो आप करते हैं, इंस्टा वगैरह वगैरह जो भी आप चलाते हैं, क्या आप क्या सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है। और मुख्यतः ये हमारे क्या होता है, जनसंचार के एक माध्यम के अंतर्गत आता है। जनसंचार क्या होता है? जब किसी यंत्र का प्रयोग करके एक बहुत बड़े तबके पर लोगों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है या जन भावनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, तो हमारा जनसंचार कहलाता है। अब जनसंचार के अलग अलग माध्यम होते हैं दोस्तों। एक माध्यम होता है प्रिंटेड मीडिया, प्रिंटेड मीडिया यानी कि मुद्रित माध्यम, जो कि हम छाप कर जब हम अपने सूचनाओं का आदान प्रदान एक बहुत बड़े तबके को करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम प्रिंटेड माध्यम। दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, सिनेमा का प्रयोग करके एक बहुत बड़े तबके तक सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो और तीसरा होता है दोस्तों हमारा क्या, सोशल मीडिया, जिसे हम सामाजिक मीडिया भी कहते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ब्लॉगिंग आदि। इसके माध्यम से आप क्या करते हैं, एक बहुत बड़े जनसमूह से जुड़ते हैं, साझा करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से जुड़ते हैं, और सहभागिता बनाने का एक माध्यम है क्या, सोशल मीडिया। देखिए कितना अच्छा प्रश्न था, और भाषा शैली की उत्कृष्टता देखिए कितना बढ़िया ये प्रश्न था। अगर आप आसानी से ऐसे प्रश्न समझ जाते हैं ना, तो एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाने के चांसेस आपके बने रहते हैं। बाकी ये जो जनसंचार वाला पोर्शन है दोस्तों, ये आपका पूरा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो आप तभी इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया के आपके दो प्रकार माने जाते हैं, एक होता है इंटरनल सोशल मीडिया, दूसरा होता है एक्सटर्नल सोशल मीडिया। इसको हम बोलते हैं आईएसएन और ईएसएन। आईएसएन और ईएसएन, इसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रतिध्वनि किसकी कृति है? मंगलेश डबराल जी की, जयशंकर प्रसाद जी की, शेखर जोशी जी की, या राजेश जोशी जी की? तो प्रतिध्वनि दोस्तों बहुत बार मैंने आपको बताया भी है, ये जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। जयशंकर प्रसाद जी, जिन्हें एक प्रसिद्ध कवि, नाटककार, उपन्यासकार, निबंधकार के रूप में जाना जाता है, और छायावाद का ब्रह्मा, छायावादी, प्रसिद्ध छायावादी कवि के रूप में जाना जाता है। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ के रूप में भी हमारा जयशंकर प्रसाद जी को जाना जाता है। इन्हें छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। सौंदर्य और प्रेम के कवि के रूप में किसको जाना जाता है? जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है। युग प्रवर्तक कवि के रूप में किसको जाना जाता है? जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है। आधुनिक कविता के सुमेरु किसको कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। झारखंडी जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। और कलाधर किसको कहा जाता है? ये भी जयशंकर प्रसाद जी को ही कहा जाता है, जिनका जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था क्या? बाबू देवकी प्रसाद। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिसमें प्रतिध्वनि एक प्रसिद्ध कृति है, किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। कामायनी किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद जी की है। झरना किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद जी की है। उर्वशी किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद जी की ही कृति है। और सुमित्रा नंदन पंत जी ने इनका जो प्रसिद्ध काव्य था क्या, कामायनी महाकाव्य, को हिंदी में ताजमहल कह के भी संबोधित किया हुआ है। तो प्रतिध्वनि किसकी कृति है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। इनकी कुछ अन्य रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का योगदान अविस्मरणीय है। कहानी के क्षेत्र में प्रसाद जी के 5 कथा संग्रह प्रकाशित हुए, जैसे कि छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। ये सभी कहानी के रूप में इनके कथा संग्रह प्रकाशित हुए थे। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जो कि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, और मुझे लगता नहीं कि अभी ये बताना चाहिए। इंदु नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? इनके द्वारा ही किया गया था। और हिंदी के श्रेष्ठ नाटककार के रूप में भी इनको जाना जाता है। और वो इनके उपन्यास थे कंकाल, तितली, इरावती, अधूरा, ग्रामीण जीवन सुधार संकेत, नागरिक सभ्यता, यथार्थ अंतर के बारे में इन्होंने कंकाल में बताया था। रोमांस का उपन्यास इनका इरावती था। तो ये कुछ अन्य फैक्ट है इनके बारे में। बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। धीरे धीरे हर वीडियो में कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें कवर करेंगे, और ऐसे ही अपना सिलेबस भी पूरा करेंगे, ठीक है। अगला और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, और आप लोगों का ये होमवर्क का क्वेश्चन है। निम्न में से मूर्धन्य शब्द कौन सा है? बौ, ढौ, द और झ। इसमें से आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अच्छी तो लगनी चाहिए यार। इतनी मेहनत करके आपको इतने सारे फैक्ट्स बताए जाते हैं कि आपका पूरा हिंदी का रिवीजन हो जाता है, पूरी हिंदी आपके दिमाग में समराइज हो जाती है। तो यार वीडियो को शेयर करना तो बनता है, लाइक जरूर बनता है, कमेंट जरूर बनते हैं। अगर आप लोग
मोटिवेट करते रहेंगे तो मेरा भी मन करेगा कि यार वीडियो मैं बना के लाऊँ आप लोगों के लिए, जितनी अच्छी-अच्छी वीडियो बना के ला सकता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में कम समय बचा हुआ है, तो जितना हेल्प मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ, उतना करूँगा दोस्तों। बाकी टेस्ट सीरीज़ अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके, एप्लीकेशन में टेस्ट परचेज़ करके ज़रूर जॉइन कीजिएगा। वहाँ से आपको निश्चित ही दोस्तों लाभ मिलेगा, हानि कुछ नहीं है, लाभ आपको अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।